बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद के साथ जुड़ी हुई अहम तरीन डेवलपमेंट्स। आपने ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखनी है। ये मैं बहुत कम वीडियोस में कहता हूँ, आपको मालूम है। चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये आप बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर नई वीडियो कब आएगी। काइंडली आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर आप चैनल को विज़िट करें। बहुत नवाजिश। मैंने थंबनेल पे लगाया कि मेरी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और वो ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये क्या चक्कर है, ये बताऊंगा। साथ ही अब एक और कौमी असम्बली के रुकन जो पीटीआई के रुकन है, उनका फिर वो ख़ुदकुशी करने का दिल कर रहा है, और वो मैं उनका आपको साठ सुनवाना है। यार आप यकीन कीजिए, इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताना है कि आबिद हसन मिंटो साहब क्या वकील हैं, क्या इंसान हैं। सीनियर मोस्ट एक किस्म के लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने जो ख़त लिखा है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, यही 63A वाले, यही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे, मैं कहता हूँ कानून और आइन से मोहब्बत करने वाला पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, हर पाकिस्तानी शहरी, अगर आपने ये ख़त नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना। मैं कहता हूँ आप यकीन करें, आप ये ख़त सुन के झूम जाएंगे, झूम उठेंगे। यकीन करें, मैंने इसी वजह से कहा आखिरी सेकंड तक आपने ये वीडियो देखनी है। क्या ज़बरदस्त लेटर लिखा है आबिद हसन मिंटो साहब ने, और मैं बताता हूँ वो हैं कौन। इस तरीके से सबसे पहले शहरयार अफरीदी साहब, वही जो कहते हैं ना जान अल्लाह को देनी है, और कुरान उठा के उन्होंने कह दिया था राना सनाउल्लाह साहब के उसमें, और सारे भागे थे कहीं छत ना नीचे गिर जाए इस कौमी असम्बली की, क्योंकि ये मुबैना तौर पे झूठा कुरान उठा रहे हैं, झूठ पर मबनी अपनी बात पर कुरान उठा रहे हैं। इस वजह से ये इस हवाले से। अच्छा, पहले आपको याद है ना कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने कुछ रोज़ पहले कहा था कि मेरा दिल करता है मैं खुद कुछ जैकेट पहन के जहाँ ये सारे बैठे हों पर इन पर खुद कुछ धमाका कर दूँ। ठीक है, ख़ान साहब ने इनको जानवर कह दिया। अच्छा, कुछ लोग अब शहबाज गिल का, मैं आमतौर पे तो लोग कह रहे हैं ना, बहुत सारे हमारे साफ़ी दोस्त नाराज़ी का भी इजहार किया, मैंने भी किया कि जनाब हमारे दोस्त हैं कामरान शाहिद साहब, उनको चाहिए था वो इनकी चित्रोल करते और इनको रोकते और वो सारी वीडियो को म्यूट करते। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि ठीक किया है ऐसा, क्योंकि इनका असल चेहरा तो अवाम के सामने आए ना। ये किस मुंह से अवाम को बुला रहे हैं? ये मरीम नवाज साहबा ने ठीक कहा है, अब कोई आपकी मदद को आने के लिए तैयार नहीं है, अब आप जाने का रास्ता पकड़ें। ठीक है ना, किस मुंह से कि आप कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं कि मैं खुद कुछ जैकेट पहन के पार्लियामेंट के अंदर चला जाऊं। सुने जनाब, ये सुने, ये कोहाट में खिताब फरमा रहे हैं शहरयार अफरीदी साहब। वो कह रहे हैं कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं बारूद बांध कर पार्लियामेंट में चला जाऊं, इन सारे मुनाफिकीन को उड़ा दूं। ज़रा सुन तो लीजिए, फिर उसके बाद हम करते हैं बात कि क्या सूरत हाल है। ये सुनिए। खुदकुशी हराम है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं पार्लियामेंट चला जाऊं, इन सारे मुनाफिकीन को उड़ा दूं। ये है वो आदात, ये है वो अखलाकियात, ये है वो सारी को। आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था और बड़ी मज़े की एक बात की, पता नहीं कौन थे और उन्होंने या थी, उन्होंने मज़े की बात की कि पहले 3 घंटे नचवाते हैं जलसे में जमा करने से पहले लड़कों को लड़कियों को 3-3 घंटे और गानों पर, और फिर जब खान साहब आते हैं तो वो कहते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इनकी अखलाकियात है, ये इनकी आदात हैं, ये सारा कुछ ये इस तरीके से। तो अब मसला ये है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं जो खुदकुश बनना चाह रहे हैं, जिनके अंदर खुदकुश वाले जरासीम थे, जिनके अंदर इस तरीके की कैथारसिस, जिनके अंदर इतना गुस्सा, जिनके अंदर इतनी शिद्दत पसंदी, जिनके अंदर इतनी फंडामेंटलिज्म, जिनके अंदर इतने दहशत गर्दाना ख्यालात, वो साहब आ गए हैं पार्लियामेंट के अंदर और वो हमारे हुक्मरान बन गए हैं। ये सूरत हाल है। ये दुनिया भी देख ले, ये पाकिस्तानी कौम भी देख ले कि ये मुल्क
मुल्क किन के हत्थे चढ़ गया या किन के हत्थे चढ़ाया गया। और माशाअल्लाह उन्होंने भी देख लिया कि जिन्होंने खुद चढ़ाया था ये मुल्क इनके हत्थे, ये हैं, ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये हमारी हुकूमत है, ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये हैं जनाब वो जिनके हत्थे आइन साजी है और कानून साजी है। कोई किसी को गालियां नहीं दे, वो मैं गालियां नहीं दोहरा सकता, जो शहबाज गाली ने दी हैं वो मैं नहीं दोहरा सकता, ठीक हो गया। अच्छा, वो गालियां दी हैं और कोई किसी को इस तरीके की नंगी गालियां दे रहा है, कोई किसी को जानवर कह रहा है, कोई कह रहे हैं ये दोनों मिनिस्टर हैं माशाअल्लाह, ये दो मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा है मैं खुद कुछ जैकेट पहन के। अब तो मैं कहता हूं अल्लाह माफ़ करे कहीं अदम एतमाद वाले दिन इनमें से कोई खुद कुछ जैकेट पहन के आ ना जाए, क्योंकि इनकी तो तलाशी आम तौर पे होनी नहीं भाई, ये तो मेंबर पार्लियामेंट है, मुबैना तौर पे खुदा न खास्ता आपने देख तो लिए, इनके ख्यालात तो सुन लिए, आ जाए जनाब। जो मैंने थंबनेल पे लगाया, इंतज़ार तो आपको वो होगी कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और वो ओहदा छोड़ने पर तैयार हैं। ये किसने ट्वीट किया? ये जनाब इमरान रियाज साहब ने ट्वीट किया। वज़ीर आज़म साहब ने कुछ लम्हे पहले कुछ सहाफ़ियों को बुलाया था, एंकर पर्सनस को बुलाया था, उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद आके मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी गुफ्तगू भी हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई, कुछ ने अपने चैनल्स को भी साथ सूरत हाल में बाद में भी बताऊंगा इस पर डिटेल। ये इमरान रियाज साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब, इनके नाम से कौन नहीं वाकिफ़, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और दूसरी बात ये है ये प्रोग्राम भी करते हैं समा टीवी पर, एंकर पर्सन भी हैं। और वज़ीर आज़म साहब से ये कहते इमरान रियाज साहब ने 1:40 पर आज एक ट्वीट की है और उसकी मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ इबारत। इमरान रियाज साहब फरमाते हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात, वो ओहदा छोड़ने पर तैयार हैं मगर किसी सौदेबाजी पर नहीं। तो बस गल मुक गई ना मुख्तारिया, और क्या है, और इसमें कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? अच्छा, फिर बात ये है कि अगर वो, ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान रियाज साहब की बात कर रहा हूं कि जो बार बार इनके, फिर मुझ पे ना लगाना इल्ज़ाम, मैंने इमरान रियाज साहब की बात की, ये ट्वीट उनका मेरे हाथ में है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनाब वो ओहदा छोड़ने पर तैयार हैं लेकिन किसी सौदेबाजी पर नहीं। पहली बात तो ये है कि ये तो तय हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ओहदा छोड़ने पर तैयार हैं, और ये भी हुआ कि हमने जो वीडियो की थी, मैंने इससे पहले वाली वीडियो, उससे पहले वाली वीडियो, मैं कितनी वीडियोस में कह चुका हूं कि इस्तीफ़ा मांगा जा चुका है। हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो मुलाकात हुई थी इसमें कुछ प्रॉमिस भी हुआ और हमें बड़े पक्के ज़राए ने बताया कि वो कहते हैं कि मुझे जलसा कर लेने दो, मैं फिर उसके बाद ओहदा छोड़ दूंगा। तो बातें तो है ना, बात इसमें कोई बेवजन बात तो है नहीं, ठीक हो गया ना। एक और आ जाएं, वो भी जनाब हमारे दोस्त हैं जाहिद गिशकोरी साहब, पहले जियो में थे, आजकल फिर वो समा को प्यारे हो गए, और वो उन्होंने भी कल एक ट्वीट की, बल्कि आज ही, लेकिन रात को की है, रात को 12:20 पर, आज ही की डेट बनती है। जस्ट इन, ही इज फाइनली विलिंग टू लीव द स्टेशन बट विद ग्रेस। जी हाँ, ठीक है ना, वो अपना ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन इज्जत के साथ। भाई तो मुज़ाकरात होने चाहिए। ये मेरी अपनी भी यही तजवीज़ है कि टसल ना बने, किसी किस्म की कोई ऐसा मसला ना हो, कोई तसादुम ना हो, किसी किस्म का कोई इंतशार ना हो, मुल्क व कौम का नुकसान ना हो, मुल्क के इदारों का नुकसान ना हो, जमहूरियत का नुकसान ना हो, पार्लियामेंटेरियंस का नुकसान ना हो। लेकिन अगर खान साहब इज़्ज़त से जाना चाहते हैं तो उनको सेफ एग्जिट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने बहुत कुछ कह दिया, मैंने आबिद हसन मिंटो साहब पे आना है और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये लेटर नहीं सुना तो किसी ने तो कुछ भी नहीं सुना। बस ये जानिएगा, आबिद हसन मिंटो साहब जो कानून में एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं, आइन में एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं, जो कानून और आइन के हिसाब में एक इदारे की हैसियत रखते हैं, वो एक फ़र्द की नहीं, वो एक इदारे की हैसियत रखते हैं। आप यकीन जानिए, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो उनको सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि उनको इस शोबे में पीर मानते हैं, पीर। ये कोई नहीं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं इनकार कर सकता जो कानून और आइन को जानते हैं। चूँकि मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, मुझे इस सारी चीज़ों का पता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वही आबिद हसन मिंटो साहब, मुझे एक दफ़ा याद है
بابا رحمتے کہیں تقریر کر رہے تھے اور وہ آج بھی ان کی تقریر موجود ہوگی. وہ غالباً لاہور میں تھے شاید یا کہیں پر تھے کسی بار ایسوسی ایشن کے ساتھ غالباً تقریر کر رہے تھے, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. تو بابا رحمتے کہہ رہے تھے کہ جب میری اپوائنٹمنٹ ہونے لگی تھی نا تو پھر 2 لوگوں سے میرے بارے میں مشورہ مانگا گیا تھا اور وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے. ایک کوئی اور صاحب تھے, اللہ بخش فوت ہو گئے, اور ایک عابد حسن منٹو صاحب. کہتے ہیں انہوں نے میرے بارے میں اچھے ریمارکس دیے. بابا رحمتے اچھل رہے تھے, اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس تھے وہ, اور وہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ رہے تھے کہ بابا رحمتے کہہ رہے تھے کہ عابد حسن منٹو صاحب نے میرے لیے اچھے ریمارکس دیے تھے, مجھے ریکمینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا, عابد حسن منٹو صاحب وہ ہستی ہیں. عابد حسن منٹو صاحب کیا زبردست آئین اور قانون پہ ان کو مہارت حاصل ہے, اور کیا یار زبردست لاجیکل بات کرتے ہیں, منطقی بات کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے خط لکھا, میں آسان ترین الفاظ میں اس خط کے کچھ اہم نکات یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا. پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے جتنا جلد بازی میں اس ریفرنس کو سنا گیا اس پر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب جس طریقے سے آپ نے, چونکہ یہ آرٹیکل 186 ہے اس کے تحت یہ ریفرنس سننا, اور 184(3) جس کے تحت وہ اپلیکیشن آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو سن رہے تھے, اور آپ نے دونوں کو ملا دیا. لیکن خیر, عابد حسن منٹو صاحب کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور وہ لکھتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ دونوں آرٹیکلز, یہ جو 184(3) ہے یا 186 ہے, یہ پبلک امپارٹنس, یہ عوامی مفاد کے آرٹیکلز ہیں, اور اس کے لیے تو ہر کسی کو پارٹی بننا چاہیے. آپ نے راستہ بند کر دیا, اسی وجہ سے مجھے یہ لکھنا پڑ رہا ہے. میں پاکستان کا شہری ہوں, میں ٹیکس پیئر ہوں, میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, 60 سالہ وکالت کا تجربہ, سپریم کورٹ کی 60 سالہ وکالت. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی, انہوں نے غالباً کو اپنا عوامی پارٹی کا ذکر بھی کیا جو ساتھ ہے ان کا, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ بھی ہے, اس لیے میں بھی بننا چاہتا ہوں پارٹی اس کیس میں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد بہت زبردست قسم کی انہوں نے بحث کی عابد حسن منٹو صاحب نے. کیا ادارہ ٹائپ انسان ہے یار. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو, خیر میں اپنی یہ بتا دیتا ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام ججز صاحبان کے سامنے, آنریبل ججز کے سامنے میرا یہ خط رکھا جائے. ٹھیک. اور ہو سکتا ہے اسی خط کا ہی اثر ہو کہ آج جو صورتحال آئی, اب میرا خیال ہے حکومت کے سب امیدوں پر پانی پھر گیا ہے آج کی سماعت کے بعد. اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ریفرنس واپس ہو جائے. آج جس طریقے سے ججز کے ریمارکس تھے, اس پہ ایک اور ویڈیو آئے گی انشاءاللہ تھوڑے ہی گھنٹوں کے بعد. اب عابد حسن منٹو صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو کہا جاتا ہے یا کہا گیا کہ یہ پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے اور پارٹیوں کا ووٹ ہوتا ہے, اور انفرادیت اس میں کچھ بھی نہیں ہوتی, اور انفرادی ووٹ ہوتا ہی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. عابد حسن منٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ پھر یہی پارٹیاں الیکٹیبلز کو لیتی ہیں. کیوں لیتی ہیں؟ مطلب ان کا ووٹ اپنا بھی تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا. خان صاحب پہلے کہا کرتے تھے کہ جناب الیکٹیبلز کو بری بلا ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد الیکٹیبلز لے لیا. اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں عابد حسن منٹو صاحب کہ یہ پارٹیاں الیکٹیبلز کو لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کا اپنا ووٹ بھی ہوتا ہے نا. اس کے بعد بہت زبردست قسم کا انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا. عابد حسن منٹو صاحب کہتے ہیں کہ یہ آزاد ارکان بھی تو منتخب ہوتے ہیں, اور آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ مخصوص ٹائم کے اندر کسی پارٹی کو جوائن کر لو. ٹھیک. اب وہی آزاد ارکان, وہی آزاد رکن جو کسی پارٹی کے مقابلے میں الیکشن لڑ کے آیا ہوتا ہے, لوگ اس کو آزاد حیثیت میں ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے. تو آپ موریلٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو کیا وہ ایک بندوں سے, اپنوں سے, ووٹروں سے پوچھتا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ووٹر تو اس کو آزاد حیثیت میں ووٹ دیتے ہیں, اور پھر وہ پارٹی میں ہو جاتا ہے. تو آئین اس کو منحرف ہونے کی اجازت دے رہا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. عابد حسن منٹو صاحب کہتے ہیں کہ یہاں تو آئین اس کو منحرف ہونے کی اجازت دے رہا ہے کہ وہ اپنے آزاد حیثیت کو ختم کر کے کسی پارٹی میں آ جائے. اور کہتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ لیکن اس کے بعد اس کو واپسی کی اجازت بھی نہیں ہوتی. تو کدھر گئی موریلٹی؟ کدھر گئی؟ اس کے بعد کہتے ہیں جناب آپ سنیے گا, یقین کریں آپ جھومتے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ جھولتے اور جھومتے رہ جائیں گے یہ آپ پوائنٹ سن کے عابد حسن منٹو صاحب کے.
पार्टी हेड्स पर कार्रवाई करना, आबिद हसन मिंटो साहब फरमाते हैं कि कोई मैंडेटरी तो है नहीं। अगर कोई मुनहरिफ हो जाता है रुकन, फिर वो आ जाता है पार्टी के अंदर, और अगर वो माफ़ी मांग लेता है या अगर बिलफर्ज वो कह देता है कि जी मैं पार्टी के लिए बहुत बड़ा चंदा देने के लिए तैयार हूँ, तो पार्टी रुकन हो सकता है पार्टी हेड उसको माफ़ भी कर दे। किधर गई मॉरलिटी? ठीक है, ये वो है ना कि जब आप कहते हैं कि मॉरलिटी की बुनियाद पे अटॉर्नी जनरल साहब के साथ, अब अटॉर्नी जनरल साहब का मुकदमा मुझे बहुत छोटा नजर आने लगा है। यकीन करें बहुत अच्छे कानूनदान और आइनदान हैं, लेकिन फिर भी आइन के माहिर हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या हो गया कि जब आबिद हसन मिंटो साहब जैसे इदारा टाइप वकील ने भी इस तरीके की छतरोल कर दी है, आप यकीन करें आपको मजा आएगा। कहते हैं कि मैंडेटरी तो है, तो फिर क्या किधर हो गया? और उसके बाद कहते हैं अगर मुनहरिफ अरकान अपना मुकदमा, अगर सुनिएगा ज़रा, अगर ये मुनहरिफ अरकान जो हैं ये अपना मुकदमा ले जाएं फिर इलेक्शन कमीशन के पास, तो फिर क्या होगा? और अगर वो कहें कि हमसे ये वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, अगर वो कहें कि ये अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई हैं पार्टी हेड ने या फलाने, और वो इलेक्शन कमीशन के सामने अपने पार्टी हेड को ला के खड़ा करें और वहाँ पे बहस हो, तो फिर मॉरलिटी कहाँ जाएगी? अब आप बताएं कि वो अगर कहें कि हमारे साथ इस तरह की इमॉरलिटी की गई है और ये वादा खिलाफी हुई है और इस तरीके से, तो फिर मॉरलिटी वर्सेस इमॉरलिटी ये कहाँ जाएगी? उसके बाद क्या ज़बरदस्त मिसाल दी है आबिद हसन मिंटो साहब ने, क्या रग छेड़ दी है। फरमाते हैं कि आइन हर वक्त गैर अखलाकी रवैयों पर सज़ा नहीं देता, और मिसाल दी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। कहते हैं कि आप देख लें कि एक जज पे किस तरह के इल्ज़ामात होते हैं, उसका केस आता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो कहते हैं आबिद हसन मिंटो साहब से कौन ज़्यादा वाकिफ़ होगा ऐसे मामलात में। आबिद हसन मिंटो साहब फरमाते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक मुकदमा आता है, बहुत संगीन मुकदमे आते हैं, बहुत सीरियस मुकदमात आते हैं किसी भी जज पर। वो जज अगर रिज़ाइन कर जाए तो तब भी उसके खिलाफ सारी कार्रवाई ठप हो जाती है। ठीक है, किधर गई मॉरलिटी? वो आबिद हसन मिंटो साहब अपने खत में लिखते हैं, वो कहते हैं कि वही हमारे टैक्स पेयर के पैसों से सारी की सारी मराआत उड़ाता रहता है वो जज, वही जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम हो, वही जिस पर कोड ऑफ कंडक्ट के मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम हो, वही जिस पर किसी किस्म का भी इल्ज़ाम हो, अगर वो रिज़ाइन कर दे या इस दौरान वो रिटायर हो जाए, उसके खिलाफ वो कार्रवाई रुक जाती है। वो हमारे टैक्स के पैसों से उड़ाता है, पेंशन भी, बाकी सारी की सारी मराआत भी और लमसम भी, सब कुछ उड़ाता है। तो किधर गई मॉरलिटी? कहाँ गई मॉरलिटी? बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिसाल दी, मज़ा आ रहा है ना आपको ना। उसके बाद कहते हैं कि सदर, क्या ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स उठाए हैं यार, आप यकीन कीजिए, मैं कहता हूं कि वाकई आइन और कानून वाले तालिब इल्म इनको पीर मानते हैं, आबिद हसन मिंटो साहब को। वो कहते हैं कि सदर यानी सदर पाकिस्तान, सदर मुमलिकत, आर्टिकल 186 कानून का हवाला दिया, आइन का हवाला दिया है, आर्टिकल 186 में अपनी मर्जी अप्लाई करता है, उसकी फ्री विल होती है। अगर वो फ्री विल से रेफरेंस दायर कर सकता है, फ्री विल से कोई ओपिनियन मांग सकता है उसका। और आबिद हसन मिंटो साहब कहते हैं कि वजीर आज़म या कैबिनेट के मशवरे पे नहीं, वो खुद, लेकिन कहते हैं कि यहाँ इस रेफरेंस से तो लग रहा है कि सदर साहब बाकायदा हुकूमत की कैंपेन चला रहे हैं। सदर साहब तो न्यूट्रल होते हैं, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते। यहाँ तो इस रेफरेंस से लग रहा है, ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे सारे कह रहे हैं कि यहाँ तो स्पीकर साहब भी टाइगर फोर्स का हिस्सा, तो फिर सदर साहब भी टाइगर फोर्स का हिस्सा। मैंने कहा है ना, लंदन में ये रिवायत है, यूके में, कि एक स्पीकर मुसलसल चलता रहता है, उसको कोई चैलेंज ही नहीं करता, कहता ये न्यूट्रल है। ठीक हो गया ना, और ये न्यूट्रल है, ये हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। पार्टियों की हुकूमत बदलती रहती है, स्पीकर एक रहता है, ये होती है दयानतदारी, ये होती है न्यूट्रलिटी। आबिद हसन मिंटो साहब कहते हैं कि सदर तो न्यूट्रल होता है, ठीक हो गया ना, सदर तो अपनी मर्जी अप्लाई करता है, अपनी विल। यहां तो ये वो वजीर आजम ये कैबिनेट के मशवरे का पाबंद नहीं है इस आर्टिकल में रेफरेंस दायर करने के लिए, और ना ही उसके मशवरे पर उन्होंने करना है। लेकिन यहां तो ये लग रहा है कि सदर पूरी कैंपेन चला रहा, कन्वेंसिंग कर रहा है, कन्वेंसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आबिद हसन मिंटो ने अपने लेटर में।
اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی لکھا کہ میں نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز چلا رہے ہیں وزیر اعظم کا بیان، اور وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ریفرنس ہم نے اس وجہ سے دائر کیا ہے تاکہ خرید و فروخت رک جائے، تاکہ ہارس ٹریڈنگ رک جائے۔ آپ نے بھی سنا نا، ٹھیک ہو گیا، یہ روکنے کے لیے۔ تو پھر عابد حسن منٹو صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر حکومت کے تحفظ میں سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ کس لیے، تو صدر حکومت کا ماؤس پیس بن گیا ہے۔ یار یقین کریں کہ یہی میرا خیال ہے خط جب سامنے آیا ہوگا نا، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے یہاں پہ اپیل کی ہے کہ میرا خط تمام محترم ججز صاحبان کے سامنے جو بینچ میں ہیں ان کے سامنے یہ رکھا جائے۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ وہ جو جسٹس منیب اختر صاحب عزت مآب جن آرٹیکلز کی کر رہے ہیں تشریح، وہ مجھے تو اس میں کسی قسم کا نہیں نظر۔ میں نے اسی وجہ سے بہت ہی احترام سے پوچھا اپنے ٹویٹ میں بھی، میں نے کہا یار ذرا یہ بتایا جائے کہ جسٹس منیب اختر صاحب عزت مآب منیب اختر صاحب کے سامنے وہی پاکستان کا آئین ہوتا ہے یا کسی نے کوئی اور بک تو نہیں کھول کے رکھ دی؟ کیونکہ ہم تو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس آئین میں کچھ نہیں نظر آتا۔ اور اب عابد حسن منٹو صاحب جیسے ادارہ نما وکیل کے اس خط کے بعد جو آج کی کاروائی ہوئی ہے نا، اس پہ ایک اور بھی ویڈیو انشاءاللہ جلد آئے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔